गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई। आप सभी के ललित किशोर वर्मा, अरिजीत साहू, सुनील कुमार, शिवम झा, मनीष के पी, विकास कुमार, गोविंद नायक, रामपाल, रामचंद्र मुर्मू, सुनील कुमार, ललित किशोर, सभी को नमस्कार। अरिजीत, मोहम्मद अमानुल्लाह, सुनील कुमार। क्लास स्टार्ट हो गई भाई सभी की। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक कमेंट करके बताओ, फिर हम आज ही क्लास करते हैं शुरू। मिस्टर सचिन यादव, मिस्टर अरुण शेखर, दिलीप, विभूति, शिशुपाल, प्रिंस भगत, अनिकेत, सचिन। चलो, इतने नाम काफी है। शायद आप सभी को इतने नामों से पता चल गया होगा कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, वीडियो कैसी है। तो अब हम कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। एक बच्चे का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था सुबह ही, तो वैसे तो आपको कर लेना चाहिए था, पर ये शायद हमारे से मिस हो गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखना, ये ट्राई करना एक बार। इसने कहा है कि ए सोर्स प्रोड्यूस 30 क्रस्ट एंड 30 टर्फ इन 0.3 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड। ये कह रहा है कि कोई स्रोत 0.3 सेकंड में 3 तरंग ग्रत और 30 तरंग ग्रत और 30 तरंग शीर्ष उत्पन्न करता है। इससे उत्पन्न तरंग की आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 49 करना एक बार। तो क्वेश्चन को फील क्या करो, समझा करो। ये आपको पता बेटा कि ग्रत और सरंग ये होते हैं। अब इसने कहा कि एक सोर्स से 0.3 सेकंड में 30 क्रस्ट और 30 ट्रफ पैदा हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि एक वेव के अंदर एक तो होता है क्रस्ट, एक होता है ट्रफ, एक होता है सरंग, इसे शीर्ष कह रहा है, वो एक होता है ग्रत। तो 0.3 सेकंड में, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि कुल मिलाकर कितनी वेव पैदा हो रही है 0.3 सेकंड में। ये कहना चाह रहा आपसे। अब ऐसा क्वेश्चन आए कि 0.3 सेकंड में 3 क्रस्ट पैदा हुए, 30 क्रस्ट पैदा हुए, 30 ट्रफ, यानी कि 0.3 सेकंड में 30 वेव पैदा हुई है। और आपसे पूछ रहा बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 0.3 सेकंड में 30 वेव पैदा हुई है, तो एक सेकंड में कितनी होगी, तो आपको तो ये निकालना है। तो 1 सेकंड के लिए निकाल लो। तो 30 को भाग कर दो 0.3 से, पॉइंट ये हो गया 0। तो 3 से भाग करेंगे तो 100 वेव होगी। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो तो वो हमारा होता फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100। तो इस क्वेश्चन भैया क्या दिक्कत थी भाई? आप एक बात समझा करो कि जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करें, जब भी तरंग की बात करें, तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है? तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम होगा उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 0.3 सेकंड में कितनी वेव पैदा हुई? 30। तो ये तो 0.3 में पैदा हुई, तो एक सेकंड में कितनी होंगी वो आपको निकालना है। तो 0.3 में 30 वेव पैदा हो रही है, तो एक सेकंड में होंगी 100 वेव पैदा। तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की आ गई। ठीक है? चलो, अब आज की क्लास पाते हम। एक क्वेश्चन एक कराना था पीछे का, ये रह गया होगा। ये हालांकि हमारे था ये पीडीएफ में पहले से ही, पर ये मिस हो गया होगा। एक बच्चे ने सुबह सुबह ये क्वेश्चन भेजा था आज। ठीक है? अच्छा, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि साउंड की जो स्पीड है, कल हमने क्लास में पढ़ा कि टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है। अगर टेम्परेचर 4 गुना होगा तो स्पीड दुगनी हो जाएगी। और इसमें एक बात ध्यान रखनी थी कि टेम्परेचर को हमें केल्विन में पुट करना है। तो अगर टेम्परेचर 200 से 800 केल्विन हुआ, यानी कि 4 गुना टेम्परेचर बढ़ा, तो स्पीड दुगनी हो जाएगी। यहां से हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था, V1/V2 इजकल टू √T1/T2। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? अगर पेपर में एक टेम्परेचर पे स्पीड दे देगा तो दूसरे टेम्परेचर पे हम स्पीड निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें केल्विन के अंदर पुट करना, ये भूलना मत, वरना क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। तीसरा मैंने बताया आपको, साउंड की जो स्पीड है उस पर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे इंफ्रासोनिक साउंड हो, अपसर्वे जिसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम, चाहे अल्ट्रासोनिक हो, इंफ्रासोनिक हो, चाहे अल्ट्रासोनिक हो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 20,000 से भी ज्यादा, चाहे ऑडिबल हो, इन सब की स्पीड होती है सेम। एक हमने कल की क्लास में पढ़ा जाते हुए
कि ध्वनि की चाल पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप समुद्र तल पे हो चाहे ऊंचे पहाड़ों पे हो। साउंड जितनी स्पीड से चलता है उतनी स्पीड से ही चलेगा। तो साउंड की स्पीड पर फ्रीक्वेंसी और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। और क्या प्रभाव पड़ता है कि तापमान के 4 गुना होने पर स्पीड दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की हमने कुछ बातें पढ़ी। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक इसमें लिखेंगे, अगला लिखेंगे 3 पॉइंट हो गए थे ना कल, तो इसे 4 पॉइंट बना लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ लिखेंगे डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। हाँ भाई, रोज एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हो तुम लोग आके? वैलिडिटी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या करें तुम्हारा? सर मुझे डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। अच्छा चलो, अब यहां देखो, इसने कहा कि डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पे। बेटा देखो, डेंसिटी जो है ना, इसका बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। बच्चों को ये लगता है कि डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, ऐसा नहीं है। डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड बेटा घटती है। बहुत सारे लोग डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, बच्चों को ये बता देते हैं और उसके पक्ष में कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं। उसका एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे कि सोलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उनमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, उसमें स्पीड कम होती है। गैसों की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसलिए स्पीड कम है। बेस सोलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा है और डेंसिटी कैसे नहीं, स्टिफनेस, कठोरता की वजह से है। कोई मटेरियल जितना ज्यादा कठोर होगा, जितना ज्यादा स्टिफ होगा, साउंड उसमें उतना ही तेजी से ट्रेवल करता है। तो साउंड सोलिड में तेज चलता है, स्टिफनेस ज्यादा है। उससे कम स्टिफनेस, कठोरता होती है लिक्विड की, और सबसे कम होती है गैसों की। बेटा डेंसिटी के बढ़ने में साउंड की स्पीड घटती है। इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, आप जल्दी समझ जाओगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, एक मेरे पास में हाइड्रोजन गैस है। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, सबसे हल्की होती है हाइड्रोजन गैस। आपको पता है हाइड्रोजन गैस में साउंड की स्पीड लगभग 1200 होती है और ऑक्सीजन में लगभग 300 के आसपास होती है। तो जैसे गैसें डेंस होती जाएंगी, उनमें स्पीड कम होती रहती है। ऐसे आप दो सोलिड ले लो, एक जैसे कि आपने ले लिया आयरन, लोहा ले लिया, एक आपने मान लो कोई और ले लिया, गोल्ड ले लिया, सोना ले लिया। तो सोने की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो तो मरकरी के अंदर भी डूब जाता है सोना। तो सोने की डेंसिटी ज्यादा है, उसमें साउंड की स्पीड कम आएगी, लोहे में ज्यादा आएगी। तो डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड घटती है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि घनत्व के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। डेंसिटी के बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल, सॉरी, घनत्व के बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, ध्वनि की चाल उतनी कम होगी। और साउंड की जो बेटा स्पीड जो होती है ना, ये डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर दो गैसों में हम कंपेयर करें, जिस गैस की डेंसिटी 4 गुना होगी, तो 4 का रूट आएगा बाहर, नीचे आएगा 2, यानी उसमें स्पीड आधी ही रह जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ने पर स्पीड कम होती है। ठीक है, अब मैंने कल विष्णु जाट ये बात बता दी है, तो बार बार एक ही चीज का आंसर नहीं दूंगा मैं रोज ही ना। कल की क्लास देख लो, बता दिया मैंने इस बारे में। ठीक है, अब साउंड की स्पीड जो है बेटा, अगर हम डेंसिटी अगर हम 4 गुना बढ़ा दें, तो 4 का रूट आएगा बाहर 2, तो स्पीड हो जाएगी आधी। तो डेंसिटी 4 गुना होने पर स्पीड आधी हो जाती है। तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्पीड उतनी ही कम आएगी। तो जो बच्चा, इसे ध्यान रखना कि डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड क्या होती है बेटा, कम होती है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि साउंड की स्पीड इनमें से किस में सबसे ज्यादा होगी, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, इनमें से किस में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि ध्वनि की चाल किस में ज्यादा है। ऑप्शन आपके पास में है, एक है आयरन का, लोहे का, एक आपके पास है एल्यूमिनियम,
एक आपके पास में दिया मैंने गोल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, इन तीनों में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? ठीक है, ये बताओ। अरे भाई रोशन कुमार नहीं हुआ, मैंने कब कहा है कि हो गया है? फिर कैसे बच्चे हो तुम यार लोग, क्या करें तुम्हारा? हीट टेम्परेचर नहीं हुआ, 20 बार कमेंट कर दिया इस बच्चे ने। मैंने कहा कि हो गया तुम्हारी क्लास में साइंस 24 में, मैंने कहा हो गया है। एक और आ गया, स्विमिंग पूल की गहराई 10 मीटर है, स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई क्या होगी? ये ऑप्टिक्स चल रहा है क्लास में, रिफ्रैक्शन चल रहा है, ये चल साउंड रहा है, तुम्हें पता ही नहीं, कुछ भी क्लास में अपना पूछ रहे हैं। देखो बेटा कह रहा है कि किस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर साउंड आपने बताया था कि सॉलिड में तेज चलता है, उससे धीरे चलता है, लिक्विड में सबसे धीरे चलता है, गैस में। पर ये तो तीनों ही ऑप्शन सॉलिड के हैं, आयरन भी, एल्युमिनियम भी और गोल्ड भी। तो अब इसमें साउंड की स्पीड ज्यादा कहां बताएं? तो बेटा अगर सारे के सारे मीडियम ही गैस हो या सारे मीडियम ही सॉलिड हो और आपको बताना है कि साउंड अब कहां पे तेज चल रहा है, भाई अगर यहाँ पे एक लिखा होता आयरन, एक लिखा होता पानी, एक लिखा होता एयर, तो हम बोलते हैं कि साउंड सॉलिड में तेज चलता है, तो मेरा आंसर आ जाता। अभी तो सारे ही ऑप्शन सॉलिड के हैं, तो क्या करें? तो अब इनमें जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व सबसे कम होगा उसमें साउंड तेज चलेगा। अब डेंसिटी किसकी कम होगी मुझे पता कैसे चलेगा? देखो यहाँ पे एक चीज देखना, इसके लिए बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। देखो जो आयरन जो है इसका सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम का होता है Al और गोल्ड का होता है Au। आप इनके एटॉमिक नंबर लिख लो, परमाणु क्रमांक। एल्यूमिनियम का होता है 13, लोहे का होता है 26 और गोल्ड का होता है 79। ये मैं मान के चल रहा हूं, इतनी केमिस्ट्री आपको आती है। अब देखो ये बेटा हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक ज्यादा है, ये ऐसे सेट है हमारी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, उसका घनत्व भी ज्यादा है। तो इन तीनों में, Fe में, एल्युमिनियम में और गोल्ड में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर गोल्ड का है, तो गोल्ड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो गोल्ड में सबसे कम स्पीड होगी इन तीनों में। और इन तीनों में एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक सबसे कम है, तो इसमें स्पीड कैसी आएगी? ज्यादा। तो हमारा आंसर होगा इसमें एल्युमिनियम। इसमें साउंड सबसे तेज चल रहा होगा, क्योंकि जितना कम एटॉमिक नंबर होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम है उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, और सबसे स्लो चलेगी गोल्ड में। तो अगर कभी पेपर में ऐसा, हालांकि बहुत ही रेयर केस में होता है कि पेपर में आपको 3-4 ऑप्शन दें और सारे ही ऑप्शन आपको सॉलिड के दे दे वो, तो जो सॉलिड का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कम होगा उसकी डेंसिटी कम है, यानी उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा आएगी। जैसे एक बच्चे ने लिखा भी है कि एल्युमिनियम में साउंड की जो स्पीड होती है 6000 से भी ज्यादा होती है वो। और आपको पता है कि लोहे में मैंने बताई थी कुछ 5500 के आसपास रहती है, इसमें तो और भी कम आएगी गोल्ड में तो, ठीक है 5000 से भी हो सकता है कम ही हो। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल का यूज करके मैं निकाल लेता हूं आवर्त सारणी का। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम, उसकी डेंसिटी कम, उसमें स्पीड आएगी ज्यादा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस गैस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी? इन विच गैस स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, किस गैस में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, हाइड्रोजन गैस, एक दे दिया नाइट्रोजन गैस, एक दे दिया ऑक्सीजन गैस। किसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों बताओ। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो यानी कि सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका? हाइड्रोजन का, तो इसकी डेंसिटी कम होगी, तो इसमें साउंड की स्पीड ज्यादा आएगी, तो इसमें साउंड की स्पीड ज्यादा बनेगी हाइड्रोजन में, फास्ट। और इन तीनों में कम किस में आएगी? ऑक्सीजन में। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, उसमें स्पीड कम आ जाएगी। तो जो बच्चा ऑक्सीजन लिख रहा है इसका गलत है, नाइट्रोजन वाले को बिल्कुल गलत है। भाई क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? तुम्हें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन गैस जो है, सभी तो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी डेंसिटी भी कम, और जिसकी डेंसिटी कम है उसमें स्पीड ज्यादा आती है। पेपर में कर नहीं पाओगे भाई तुम लोग, जो इतना पढ़ के भी नहीं कर पा रहे ना, मतलब क्लास में बताते बताते जो बच्चे नहीं कर पा रहा है,
उसकी संभावना बहुत ही कम है कि वो पेपर में कुछ अलग से कर आएगा। पेपर में भी उसका ऐसा ही रहेगा, इसके आसपास का ही माहौल। तो ज्यादा अपने आप से उम्मीद मत पालना। जो अभी आप बताते बताते 5 मिनट के अंदर ही आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। जिसकी डेंसिटी कम है उसमें साउंड तेज चलेगा। तो हाइड्रोजन का तो एक नंबर सबको ही पता है, हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, शुरू के 3-4 तो सबको ही पता होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसकी डेंसिटी सबसे कम है, सबसे हल्की गैस होती है, ये भी मैंने बोला था क्लास में आज की। तो इसमें स्पीड कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सुनील कुमार पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, हाँ, इसमें साउंड की स्पीड होती है हाइड्रोजन गैस में लगभग लगभग 1200 के आसपास होती है। एक बच्चा लिख रहा है 1284, हो सकता है कि 1284 हो, मैंने लगभग में याद की हुई है, 1200 के आसपास रहती है इसमें। ठीक है, तो साउंड की जो बेटा स्पीड है, डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है? डेंसिटी के बढ़ने पर साउंड की स्पीड घटेगी, डेंसिटी कम होने पर बढ़ जाएगी, यानी उल्टा प्रभाव है। अब डेंसिटी किसकी कम है और किसकी ज्यादा पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर कम, डेंसिटी कम, तो स्पीड कैसे आएगी? ज्यादा, है ना? समझ रहे बात को? अच्छा, एक लिखेंगे यहाँ पे हम अगला, ये आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। देखो, हमारे पास मान लो कि ह्यूमिडिटी, समझ रहे ना, जब मौसम में नमी होती है, मॉइस्चर होता है। अभी जब ये अप्रैल का जो महीना होता है ना, जैसे अप्रैल मई का, ये बिल्कुल ड्राई मौसम होता है, हवाएं बिल्कुल ड्राई होंगी, मॉइस्चर नहीं होगा हवाओं में, सूखी हवाएं होंगी, ड्राई एयर। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, जुलाई अगस्त का, तो हवा में बहुत मॉइस्चर, बहुत नमी होती है, हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ गई, नमी बढ़ गई हवाओं के अंदर। तो मुझे बताओ, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जब हवा में नमी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी? कुछ हल्का सा लॉजिक लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से, आर्द्रता बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, घटती है, कि सेम रहती है? हाँ, मनीष कुमार ने को ठीक लिखा। बट जब मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मौसम में नमी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो साउंड की स्पीड होगी ज्यादा। अब सोचो कि साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड में, सॉलिड के बाद नंबर आता है लिक्विड का, और फिर आता है गैसों का। तो अभी हवाएं हैं, और हवा में अगर उसमें नमी आ गई, यानी कि पानी आ गया, पानी में तो साउंड तेज चलता है ना हवाओं के मुकाबले। भाई एक साउंड तेज चलता है सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर गैस। तो गैसों में अगर लिक्विड आ जाएगा, मॉइस्चर आएगा, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। हालांकि इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो है डिटेल वाली अभी आगे आएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक, उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा एक नोट आपको लिखना है, फिर उस नोट की हेल्प से हम इसकी और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन पे भी आएंगे इसकी हम। अगर मैं आपसे कहूं बेटा हमारे पास दो तरह की हवाएं हैं, सोच के बताना। एक ड्राई एयर है, सूखी हवाएं, जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है जनरली 99%। एक होती है हमारे पास मॉइस्ट एयर, नमी वाली हवाएं, जिसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में, शुष्क वायु और आर्द्र वायु में ज्यादा डेंस, ज्यादा घनत्व वाली हवाएं कौन सी होती हैं? डेंसिटी किस हवाओं की ज्यादा होती है, ड्राई एयर की या मॉइस्ट एयर की? आपको बताना है, ये आप बताएंगे कौन सी हवाओं की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, ड्राई एयर की या मॉइस्ट एयर की? किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बताओ। ये ज्यादा डेंस कौन सी होती है?
देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि मोस्ट एयर की डेंसिटी ज्यादा है, उन सबका गलत है बेटा। ड्राई एयर ज्यादा डेंस होती है। ह्यूमिडिटी जिसमें होती है, नमी होती है, वो हवाएं हल्की होती हैं। अब आप खुद देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पे साउंड की स्पीड बढ़ती है। पता क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना, जो मॉइस्चर वाली हवाएं होती है, नमी वाली हवाएं होती है ना, वो हल्की होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है। तो जो आर्द्र वायु होती है, जो ह्यूमिड एयर होती है, उनकी डेंसिटी होती है कम, वो हल्की होती है, तो इसलिए उनमें साउंड की स्पीड इसलिए ज्यादा आती है। तो ये क्वेश्चन बच्चे लाइन से गलत करके आते हैं, जो पढ़ के नहीं जाते। उन्हें क्या लगता है कि जो मोस्ट एयर है, उन्हें लगता है क्यों ज्यादा डेंस होती है बेटा, हल्की होती है, तभी तो बादल जो है सूखी हवाओं के ऊपर तैर जाते हैं, क्योंकि वो लेस डेंस होते हैं, हल्के होते हैं। तो नमी वाली हवाएं हल्की होती हैं, ड्राई एयर डेंस होती हैं, सूखी हवाएं ज्यादा भारी हैं, नमी वाली हवाएं हल्की होती हैं। तो नमी वाली जो हवाएं हैं, जिनकी जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, नमी वाली जो हवाएं होंगी वो हल्की होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए उनमें साउंड की स्पीड ज्यादा आती है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो फिर तो उसमें स्पीड कम आनी चाहिए थी। तो यहां पर लिखेंगे हम मोइस्ट एयर is less dense, moist air is less dense than dry air। लिखेंगे आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती हैं। आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती हैं। मोइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। ठीक है, तो मोइस्ट एयर जो होंगी उनकी डेंसिटी बेटा कम होती है, इसलिए उनमें साउंड की स्पीड कैसी आती है? ज्यादा। ठीक है, इसलिए हम यहां बड़े ध्यान समझना, डेंसिटी जितनी कम साउंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा। तो मोइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है, हल्की होती है, इसलिए नमी वाली हवाएं सूखी हवाओं के ऊपर तैर सकती हैं। तो लेस डेंस है तो इसलिए स्पीड ज्यादा आ रही है इसमें। ठीक है, एक लास्ट लिख लेंगे, स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव। स्टिफनेस बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। जो मटेरियल ज्यादा स्टिफ होंगे जैसे सोलिड, उनमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। जो कम स्टिफ हैं जैसे गैसें, तो उनमें साउंड की स्पीड कम आएगी। तो स्टिफनेस बढ़ने से, कठोरता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टिफनेस सबसे ज्यादा होती है सोलिड की, स्टिफनेस सबसे ज्यादा होती है सोलिड की, उससे कम होती है लिक्विड तरल की, और सबसे कम होती है गैसों की। भाई सोलिड बहुत स्टिफ होते हैं ना, सोलिड की शकल सूरत बदलने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा। लिक्विड में हल्का सा हाथ मार दो, लिक्विड तो तुरंत हिल जाएंगे, कठोर है ही नहीं। और गैस में तो फूंक मार दो, गैसें हिल जाएंगी। ज्यादा स्टिफ होते हैं सोलिड। अच्छा, एक शब्द होता है कंप्रेसिबिलिटी। बिलिटी, संपीड़िता। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बेटा, ये स्टिफनेस का रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा होता है। स्टिफनेस का उल्टा होता है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें ज्यादा कठोर होंगी उनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी। यानी आप खुद देखो, भाई सोलिड जो है बहुत ही कठोर है, क्या सोलिड को कंप्रेस करना आसान है? नहीं। आप सोलिड को कंप्रेस कर सकते हो इजीली, दबा सकते हो? नहीं। लेकिन जो गैसें हैं उनकी स्टिफनेस, कठोरता सबसे कम है, तो गैसों को कंप्रेस करना आसान है। आप गुब्बारे में गैसें भर लो, इजीली कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करेगा तो सोलिड की सबसे कम होती है कंप्रेसिबिलिटी। सोलिड को कंप्रेस करना आसान नहीं है, तो सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है सोलिड की, उससे थोड़ी ज्यादा होती है लिक्विड की, और सबसे ज्यादा होती है गैस की। तो पेपर में पढ़ लेना कि उसने स्टिफनेस पूछा है कि कंप्रेसिबिलिटी पूछा है। तो कठोरता ज्यादा होती है ठोसों की, लेकिन संपीड़ितता ज्यादा होती है गैसों की। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब इसमें अगर मैं यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछूं
क्वेश्चन होगा शायद इसमें से जुड़ा हुआ। रखा तो था भाई, लग रहा है। सॉरी, पीडीएफ में देख लेते हैं। नहीं है, चलो कोई नहीं, तो फिर ये कर दो। करना। क्वेश्चन नंबर 59, ये करो। हाँ, हो जाएगा सुनील कुमार। देखो, इसने लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। एक लिख रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन, मौसम पर निर्भर नहीं करती है। लेस इन समर देन इन विंटर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। सर्दी और गर्मियों में एक समान, सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि जो साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि का जो वेग है, ये टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ता है। साउंड की जो स्पीड है टेम्परेचर के रूट के होती है समानुपाती। तो बेटा टेम्परेचर तो गर्मियों में ज्यादा होगा, तो गर्मियों में ज्यादा होगा तो गर्मियों में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या बनेगी, अधिक। तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो साउंड तेज चलता है गर्मियों में। हर मौसम में साउंड की स्पीड सेम नहीं होती, क्योंकि साउंड की जो स्पीड है इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। तो जिन बच्चों ने लिखा कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, उनका तो बिल्कुल ही गलत है बी ऑप्शन। भाई तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा होता है कि गर्मियों में। गर्मियों का मतलब ही होता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो। तो 59 का बी बिल्कुल गलत है, डी सही है, मोर इन समर देन इन विंटर। ठीक है। इसे क्वेश्चन ये आ गया, इसी का जुड़ा हुआ। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों में ध्वनि की चाल। तो टेम्परेचर बढ़ने पे हमें पता है कि साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो आंसर इसका बनेगा बी ऑप्शन। तो टेम्परेचर बढ़ने में साउंड की स्पीड बढ़ती है, तो उसी के आधार पर ये वाला था। एक क्वेश्चन आप ये वाला करेंगे। ये करो, क्वेश्चन नंबर 44। एक बच्चा कह रहा था हवाएं तो गर्म होंगी, बेटा गर्म हवाएं हल्की होती है, लेस डेंस होती हैं, और लेस डेंस होंगी तो डेंसिटी कम होने पर तो साउंड की स्पीड बढ़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ेगी, ध्यान रखना। इसने लिखा है किसी दिए गए वेग पर, यानी कि वेग फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग धैर्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव ऑफ ए गिवन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, हाउ विल इट अफेक्ट इट्स वेवलेंथ। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेव की v इजकल टू एफ लैम्डा। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी तो फिक्स है, तो बेटा अगर ये फिक्स हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो वेवलेंथ क्या करेगी, विल डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसके तरंग धैर्य में कमी आएगी, इट्स वेवलेंथ विल डिक्रीज, यानी कि तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
एक लिख रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी, अगर ये स्पीड फिक्स हो तो ये चीज बढ़ाओगे तो घटाओगे तभी तो ये चीज फिक्स रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वेवलेंथ घटती है। दूसरे में कह रहा है कि बढ़ेगी घटेगी दोनों काम होंगे, गलत है। इंक्रीज करेगी, गलत है। तो सी ऑप्शन है। तो जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आप ये देखा करो कि वेवलेंथ बढ़ाने पर पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक गिवन वेग के लिए, एक दिए गए वेग के लिए, गिवन वेलोसिटी के लिए, तो आप इसमें देखो ना, रिलेशन क्या है इनमें। तो आपको पता है किसी वेव की जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है फॉर्मूला एफ लैम्डा। अब वेलोसिटी तो फिक्स है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अगर ये चीज फिक्स रखनी है, अगर ये चीज बढ़ाओगे तो ये घटानी पड़ेगी। और ये मैंने आपको बताया भी था कल की क्लास में कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। इसलिए चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे ज्यादा हो, हर तरह का साउंड सेम ही स्पीड से भागता है। ये कल की क्लास में डिस्कस भी हो चुकी है बातें। एक दो क्वेश्चन जो है वाली पीडीएफ से भी देखने ही पड़ेंगे। ये करो क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मोइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मोइस्ट एयर हैज। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। आपको पता बेटा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो मोइस्ट एयर में, नम हवाओं में अधिक होती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में है। तो इसमें लिख रहा है कि लेस प्रेशर मोर डेंसिटी, लेस डेंसिटी मोर प्रेशर। तो 9th का क्या आंसर बनेगा? प्रिंस, शुभम, शेखर, मनीष। सबसे मजबूत कठोर मेटल कौन सा है? केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में ना। यहाँ पे पढ़ाई करो तुम, होशियार कम से कम बनो और जो पूछा जा रहा है उसका आंसर ज्यादा ज्यादा दिया करो। मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़ा आपने केमिस्ट्री में? पूरा आएगा उसमें, कौन मेटल कमजोर है, कौन मजबूत है, किस मेटल की क्या खूबसूरती है। मेटल नॉन मेटल पूरा चैप्टर ही है, 1.5 घंटा पढ़ोगे कम से कम आप। देखो तो बेटा नम हवा में साउंड की स्पीड ज्यादा क्यों होती है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो नम हवाएं होती हैं, जो मोस्ट एयर होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है। तो डेंसिटी जिसकी में कम होगी उसमें साउंड की स्पीड कैसी आएगी? ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बी पर टिक लगा के आ जाते हैं जो पढ़ के नहीं जाते। उन्हें क्या लगता है कि नम हवाओं की डेंसिटी ज्यादा होती है, अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसमें स्पीड फिर तो कम आनी चाहिए थी, जबकि वो कह रहा है कि वहां तो स्पीड ज्यादा है। तो 9th का सी आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर रात के समय ध्वनि की चाल अधिक होती है और दिन में कम होती है। किसने कहा तुम्हें? किसने बताया तुम्हें ये कि रात के समय ध्वनि की चाल अधिक होती है? कहां पढ़ा तुमने ये कि रात के समय ध्वनि की चाल अधिक होती है, दिन में कम होती है? भाई पहले तो तुम ये बताओ, ये बच्चा कह रहा है जो ये, इसने पढ़ा कहां पे ये? तो ये भी आपके यहाँ क्वेश्चन आ रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पे मैक्सिमम है। तो आपको पता वैक्यूम में तो साउंड चल ही नहीं सकता। अब 3 ऑप्शन है यहाँ पे, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। तो आपको पता बेटा इन तीनों में जो है आयरन जो होता है लोहा, Fe स्टील में भी क्या होता है? लोहा और कार्बन ही होता है, और ये एल्यूमिनियम। तो सबसे कम जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम का है। इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसकी डेंसिटी कम है, तो उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा आएगी। तो अगर पेपर में कभी आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम में कंपेयर कर लेना तो सबसे ज्यादा स्पीड बताएंगे एल्यूमिनियम में, उसे थोड़ी सी कम होती है स्टील में, क्योंकि स्टील में कार्बन भी आ जाता है। तो कार्बन मिलने से एटॉमिक नंबर कम होता है। कार्बन का 6 होता है, इसका होता है 26। तो फिर दूसरे नंबर पर आता है स्टील, तीसरे पर आएगा लोहा। तो अगर पेपर में कभी इन तीनों में कंपेयर कराए तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में, और उससे कम फिर आप स्टील पे जाएंगे, और उससे कम जाएंगे आप आयरन पे। जैसे इसमें होती है 5500 के आसपास या 5550, और यहाँ तो खैर 62-6300 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो ज्यादा एल्यूमिनियम में, उससे कम स्टील, सबसे कम
फिर आयरन, इन तीनों में कंपेयर करने के लिए पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन ये अभी कल की क्लास का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि के वेग पर निम्नलिखित में से किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने पढ़ा कि ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही फ्रीक्वेंसी का पड़ता है। तो ये आंसर हो गया। टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से बढ़ती है, डेंसिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल घट जाती है। तो इन तीनों का प्रभाव तो पड़ेगा, प्रेशर का और फ्रीक्वेंसी का नहीं पड़ता। तो आप चाहो तो अपने याद रखने के लिए यहाँ पे साथ में आवृत्ति भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। एक लास्ट में आपको बड़ा डोपलर इफेक्ट पढ़ाना है मुझे, उससे पहले के क्वेश्चन करेंगे। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 75। एक बच्चा कह रहा है कि यूट्यूब पर फलाने सर बता रहे हैं कि रात को ध्वनि तेज चलती है। अरे भैया, रात को ध्वनि तेज नहीं चलती है, वो दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि बैकग्राउंड में और आवाजें नहीं होती है रात को। कुछ कुछ रिलेट मत क्या करो ऐसे ही। अरे दिन में क्या होता है, आसपास बैकग्राउंड में और भी बहुत सारी आवाजें होती हैं। तो इसलिए दिन के समय में क्या होता है कि आप जो है, आपको कोई जो आवाज है वो हो सकता है कि जैसे कोई ट्रेन चल रही है आपके घर के आसपास, उसकी जो आवाज है वो आपको नहीं सुनाई दे रही रात को, लेकिन सुनाई दे जाएगी। उसके स्पीड से मतलब नहीं है, क्योंकि रात के समय में क्या होता है कि आसपास बैकग्राउंड में और बाकी आवाजें नहीं होती हैं, तो वो आवाज पे आपका ध्यान चला जाएगा, फोकस चला जाएगा। ये थोड़ा ना कि वो तेज चल रही है, साउंड की स्पीड में इफेक्ट पड़ता है कि उस दिन ह्यूमिडिटी, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है, इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो आपको आवाज सुनाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही है, उसके पीछे यह कि रात के समय में आसपास जो होता है वो बाकी और साउंड नहीं होते हैं, और साउंड नहीं होगा तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो आपको कोई एक सिंगल साउंड भी सुन जाएगा। आप रात को सो रहे होते हैं तो आपको पंखा के घड़ी की आवाज भी टक 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 भी सुनती है रात को सोते समय। तो क्या दिन में भी तो वही स्पीड रहती है, उसकी वही तो आवाज होती है, पर दिन में इतनी और बाकी आवाजें होती हैं कि आपका ध्यान नहीं जाता उस पर, रात को जाता है। देखो, एक साउंड जिसकी केवल एक ही फ्रीक्वेंसी हो बेटा, उसे हम कहते हैं टोन। जैसे कि ऐसा आप ये जो बच्चे ने म्यूजिक का कभी तैयारी की हो, म्यूजिक के ना सारे गामा पा पढ़ा होगा आपने, सा रे गा, इसमें हर एक शब्द की एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो साउंड जिसके जैसे आपने गिटार बजाया सा तो उसका जो साउंड आएगा ना सा का सा, या पियानो पे रा गा, तो इनके एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसे हम कहते हैं टोन। अब बहुत सारे जो टोन को मिला के फिर एक नोट बनाते हैं, ये होता है मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो नोट होता है ये मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एकल आवृत्ति की ध्वनि। ठीक है, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है टोन, और ये होता है मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों का मिक्सचर। ठीक है, तो हमारे पास में एक साउंड जो है सिंगल फ्रीक्वेंसी का, एकल आवृत्ति का, इसे हम टोन कहते हैं, और मिक्सचर ऑफ जो आवृत्ति होती है उसे हम नोट कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखेंगे हम। यहां पे एक आया हमारे पास में पिच, एक हमारे पास में है हर्ट्स। तो साउंड, ये तो बेटा ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक। कि एक सेकंड में कोई भी काम होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को नापते हैं हम हर्ट्स में। और पिच होती है आवाज का पतलापन या मोटापन। तो अगर आवाज पतली है कि मोटी है उसे हम कहते हैं पिच, और ये लड़कियों की होती है हाई, लड़कों की होती है लो। और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो पिच लो होगी, हाई फ्रीक्वेंसी का तो पिच हाई होगी। ठीक है, अच्छा कई बार ये भी आ जाता है पेपर में, जैसे आपको दो आवाजों में फर्क करना है कि दो अलग अलग साउंड से आपने फोन पे सुना, दो आवाज आपने फोन पे सुनी, तो आप सुनते ही बता देते हैं कि लड़के की आवाज है कि लड़की की आवाज है, बिना देखे ही। तो दो आवाजों में आप फर्क कर पाते हैं उसकी पिच की वजह से। भाई आवाज पतली है मोटी, आप पता चल जाए कि लड़के की या लड़की की आवाज है। तो दो आवाजों में आप जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं वो उसकी पिच की वजह से कर पाते हैं। लेकिन अगर दो आवाज हो
वो दोनों सेम ही फ्रीक्वेंसी की हों, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो पिच भी सेम होंगी, और सेम ही लाउडनेस की है, जितना जोर से पहली आवाज है उतनी दूसरी से, तभी तो आप आवाजों में फर्क कर लेते हो। तो दो आवाजें अगर सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और सेम लाउडनेस की हैं, उनमें फिर जो आप डिफरेंस कर पाते हैं फिर उसकी क्वालिटी की वजह से। हर एक साउंड एक अलग अलग क्वालिटी का होता है। कोई साउंड जो होगा वो आपने से मान लो कि उतना ही तेज आपने बम की आवाज सुनी और उतनी तेज आपने कोई म्यूजिकल आवाज सुनी, तो हम बोलेंगे जो आपको सुनने में अच्छा साउंड लगे हम बोलेंगे रिच क्वालिटी का है ये, और जो सुनने में आपको नॉइज जैसा लगे, शोर शराबा लगे, सब कहेंगे पुअर क्वालिटी का है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में दो साउंड हैं, टू साउंड, दो आवाजें, दो ध्वनियां हैं, इन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, समान आवृत्ति है, सेम फ्रीक्वेंसी समान आवृत्ति है, और एक हमारे पास में क्या है, दो साउंड है सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस का, समान प्रबलता का, समान आवृत्ति और समान प्रबलता, ये दो ध्वनियां हैं, समान आवृत्ति और समान लाउडनेस है, ठीक है। तो इनमें अगर आपको अंतर करना है तो फिर आप इनकी क्वालिटी के हिसाब से कर पाओगे। क्वेश्चन आता है भर में कि अगर दो साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं फिर तो आप उनमें डिफरेंस कर ही सकते हो कि लो पिच का है कि हाई पिच का है, कि मोटी आवाज है कि पतली आवाज है, आपको सुनते ही पता चल जाएगा कि किस दोनों आवाजें बिल्कुल अलग अलग हैं। सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम ही लाउडनेस हो, सेम ही ताकत से बोले गए हो, सेम ही फ्रीक्वेंसी हो, पर उनकी क्वालिटी से पता चलता है। फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं इनमें। अब अंतर इनकी क्वालिटी, गुण, क्वालिटी के आधार पर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना। दो साउंड अगर सेम फ्रीक्वेंसी सेम लाउडनेस के हैं तो अगर उनमें अब आपको अंतर करना है तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, तो जो साउंड सुनने में अच्छा लगेगा वो हमारे कान की काबिलियत है कि वो साउंड को सुनकर किसे वो अच्छा क्वालिटी का महसूस करेगा, किसे पुअर करेगा। तो जो साउंड को सुन के आपको अच्छा सा लगे तो हम कहते हैं कि ये जो साउंड होगा ये जो सुनने में अच्छा लगेगा हम बोलेंगे रिच क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का साउंड। तो जो म्यूजिक होता है वो आता है रिच क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी में। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं, तो जो म्यूजिक होता है ये रिच क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाला, रिच क्वालिटी, और जो नॉइज होती है, जो शोर शराबा होता है, ये आता है पुअर क्वालिटी में। ठीक है। और जो रिच क्वालिटी वाला साउंड होता है ना, इनका जैसे अगर एक वेव बनाई जाए, इनके लिए जो वेव बनेगी ना, साउंड की जो वेव बनेगी वो यानी कि कुछ एक बिल्कुल एक बढ़िया सा आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी उसमें। और जो नॉइज होता है ना, इसमें जो साउंड होगा ना, उसकी जो वेव आएगी ना कुछ ऐसे, इसमें डिस्टोर्शन दिखाई देगा। इसका जो वेव बनती है वो थोड़ी सी उतनी स्मूथली बनती है जितनी की रिच क्वालिटी वाले की बनती है। तो इनका जो वेव होते हैं, जो इनका वेव फॉर्म होगी वो थोड़ी डिस्टोर्टेड होगी, टेढ़ी मेढ़ी सी, और इसमें स्मूथनेस दिखाई देगी इसमें। खैर सब छोड़ो, आपको ध्यान रखना है कि दो साउंड है समान आवृत्ति समान प्रबलता के, उनमें फिर भी अंतर करना है कि दोनों अलग अलग टाइप के साउंड हैं, तो हम उनमें उसकी क्वालिटी के आधार पर करते हैं। तो वो क्वालिटी, वो साउंड रिच क्वालिटी का माना जाता है, उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है, जो सुनने में अच्छा लगे। जैसे कि म्यूजिक, तो म्यूजिक जो होता है रिच क्वालिटी होती है उसकी, और वो साउंड, वो आवाज जो सुनने में आपको अजीब सा लगे, मूड सा खराब हो जाए, कान में चुभता हो, उसे हम कहते हैं पुअर क्वालिटी का। जैसे कि नॉइज, शोर शराबा, तो बहुत सारे बच्चे शोर शराबा मचाते हैं, टीचर की वजह से शांत हो जाओ सभी, क्योंकि वो इरिटेट कर रहा है, वो पुअर क्वालिटी की आवाजें हैं। लेकिन कोई बच्चा क्लास में गिटार बजाने लगे और बहुत अच्छे से मान लो उसे आता है बजाना, तो सब बच्चे शांत होकर उसे सुनेंगे क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का है। तो साउंड एक वेव है, तो उसका जो वेव फॉर्म आएगी वो बहुत ही स्मूथ आएगी, जो अच्छी क्वालिटी वाला होगा। और जो पुअर क्वालिटी वाला होगा उसका वेव फॉर्म बड़ी बेकार सी आएगी, डिस्टोर्टेड सी होगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें आप साथ में और भी ऐड कर सकते थे। तो टोन याद रखना, वो साउंड इसकी एक ही आवृत्ति हो, एकल आवृत्ति की ध्वनि, और जो कई आवृत्तियों का मिक्सचर हो वो नोट। आपने सुना ना म्यूजिकल नोट बनाया, तो म्यूजिकल नोट बनाया जाता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे अलग अलग टोन को मिला के। तो टोन एक एकल आवृत्ति वाला साउंड, सारे नोट्स में ऐड कर लेना। ये टोन एकल आवृत्ति वाला, नोट जो होता आवृत्तियों का जो होगा ये मिक्सचर होगा। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको कि दो साउंड जो है अगर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं तो फिर तो आप उसमें अंतर कर ही सकते हो उसकी पिच के आधार पर कि आवाज पतली है कि मोटी है। पर दो आवाजें, दो साउंड जो है समान
आवर्ती समान प्रबलता के उसमें अंतर उनकी क्वालिटी के आधार पे किया जाएगा कि वो सुनने में अच्छा लग रहा है कि बेकार लग रहा है, वो रिच क्वालिटी का है कि पुअर क्वालिटी का है, उसका वेव फॉर्म स्मूथ बनेगा कि डिस्टोर्टेड बनेगा। इस आधार पे भी आप उसमें फर्क कर सकते हैं। तो 2-4 पॉइंट जो है ये भी आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। अब एक समय कुछ चलते चलते एंड में चलो 2-3 क्वेश्चन आप चाहो तो ये वाले भी कर लो, 2-3 फटाफट से। एक ये 2-3 क्वेश्चन ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, विष्णु जाट भाई पूरा उल्टा लिख दिया आपने। लड़कों की पिच भैया लो होती है, लड़कों की जो आवाज है या शेर की जो आवाज है वो लो पिच में आती है, मोटी आवाज होती है वो, फ्लैट वॉइस। तो लड़कों की पिच लो होती है, बताया था क्लास में। लड़कियों की आवाज होती है वो आती है हाई पिच में। ऐसा नहीं हो पाएगा विष्णु जाट, एक तो तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा तुम उसे गलत गलत लिख रहे हो पूरा क्लास में। तो पहले जो पढ़ाया जा रहा भाई उसे अच्छे से कर ले तैयार। किसने पढ़ाया तुम्हें ये कि लड़कों की जो पिच होती है वो हाई होती है, लड़कियों की लो होती है? पहले तो ये बताओ कहां पढ़ा तुमने ये? मोनिका का सतजीश रे का आंसर है सबसे पहले। हम्म एक बच्चा कह रहा है सर अरे भाई चैट जीपीटी के चक्कर मत पड़ा करो। कह रहा है जी चैट जीपीटी मैंने देखा है, वो भी लिख रहा है कि साउंड की स्पीड दिन रात तो फर्क नहीं पड़ता, अदर फैक्टर में। हाँ ठीक है, ये दिन रात वाला क्या है ना, ये अगर आप अच्छी किताब पढ़ो उसमें लिखा भी होता है वो कि दिन और रात का फर्क नहीं पड़ता साउंड की स्पीड पे। फैक्टर का डिपेंड ये पड़ता है कि उस समय ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, एल्टीट्यूड, मतलब और फैक्टर पे फर्क पड़ सकता है ना। इस बात में मतलब दिन रात कैसे हैं, वो रात को दूर तक साउंड सुन जाता है, उसकी मैंने बताया वजह क्या, कुछ और है वजह उसकी। अब इसमें लिखा है कि लंगर डालकर रोकी गई एक नाव, लंगर समझ रहे हो, नाव को जो बांध देते हैं ना किनारे पे, तो लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसकी तरंग दैर्घ्य 125 मीटर। जो बेटा लहरें बन रही है ना, लहरें, तो जो लहरें बन रही हैं तो इन लहरों की जो तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, तो दो ये आप दो सेम फेज वाले पॉइंट ले लो, ये दो क्रस्ट ले लो सरंग, तो इनके बीच की दूरी बन गई 125 मीटर की। तो कह रहा है कि जो वेवलेंथ 125 मीटर की है और जो तरंगों के चढ़ाव क्रस्ट की गति 25, यानी कि जो जो क्रस्ट की जो गति है, यानी कि वेव की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी। तो आपको सब वो पता है कि v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, वेव की स्पीड दे रखी है 25, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, वेवलेंथ है 125, तो 25 पंजे 125, 1/5 यानी कि 0.2 हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.2 हर्ट्स। तो जिन बच्चों का आंसर ए आया उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। खैर पूरी क्लास का ए ही है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ये कह रहा है कि विजार्ड ऑफ फिजिक्स ऐसा बोल दिए थे, आज से उनकी यूट्यूब क्लास नहीं देखूंगा। अरे नहीं, कई बार ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति आपको 1000 चीजें बता रहा है, तो एक आध हो सकता है किससे भी गलत हो सकती है, या मान लो मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, ये समझने फर्क हो सकता है। थोड़ा ना कि कोई टीचर खराब हो गया एक लाइन से, ये क्या बात हुई। आपको कुछ सीखने को जहां से मिल रहा सीख लो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ ये तो दिक्कत है, मान लो कि किसी टीचर से आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं,
उसने आज तक आपको 2000 बातें बताई, और उन 2000 में मान लो कि एक बात थोड़ा हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअली गलत हो गई, एक आधी अधूरी गलत हो गई, और एक मान लो कि पूर्ण रूप से गलत हो गई, तो फिर हम 1997 को भूल जाते हैं, हमारा ध्यान उन 2-2.5 पे जाता है। तो वो सबसे हो सकता है 100% एग्जैक्ट हो, ये कोई जरूर तो नहीं है। अब आप किसी और का देखना शुरू करोगे, फिर वो 2000 में से हो सकता है कि 1-2 गड़बड़ बता दे, किसी से भी हो सकती है। वो आप जब 2-4 जगह जब आप पढ़ते हो तो फिर आप देख लो कि बाकी चीजें जहां जहां पे दोनों की सबकी कॉमन आ रही है, नहीं कि तो ठीक है, जिन दो चीजों में मान लो कि डिस्प्यूट आ रहा है, उन्हें आप थोड़ा अपने लेवल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक आध चीजें गलत हो जाती हैं, तो इससे किसी को छोटा मत करो। अच्छा, अब यहां पे अगला लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन जो है एक स्टेप का मैंने हालांकि आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, पर एक क्वेश्चन और देख लो कि आपके रेलवे का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसने कहा कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है 3.5 किलो हर्ट्स, 3.5 के लिखा है किलो हर्ट्स, वेव लेंथ है 0.1 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 700 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। भैया हम क्या है ना, दूसरे की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल चीज है, गलतियों को बुराइयों को हम तुरंत एकदम से पकड़ लेते हैं, अच्छी बातें नहीं पकड़ते भाई हम। यहाँ देखो, इसमें लिखा है ए साउंड हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 किलो हर्ट्स, वेव लेंथ 0.1 मीटर, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 700 मीटर, कह रहा है कि 700 मीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको पता भैया दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, तो आपको निकालना कितना समय लगेगा, समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 700 मीटर की, और स्पीड आपको नहीं पता, लेकिन वेव की फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, वेवलेंथ भी, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी, स्पीड निकाल लो एफ लैम्डा से, ये 700 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3.5 किलो हर्ट्स, किलो का मतलब होता है 1000, 10 की पावर 3, वेवलेंथ कितनी है 0.1 मीटर की है। सोल्व कर लेना, ये पॉइंट पॉइंट से 2 जीरो और आ जाएंगी ऊपर, ए से 3 जीरो चली गई, 7 कम 7 जीरो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, और टाइम आ गया 2 सेकंड का, 2 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। तो इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, दीप्ति मुखर्जी, मनीष, शेखर, केपी, खुशी, सब करो ये। मनीष, ललित, देखो इसने लिखा है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। देखो, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन यूनिट एरिया यूनिट सेकंड इज कॉल्ड। बेटा आपने मान लो कि यूनिट एरिया लिया, एकांक क्षेत्रफल ले लिया, इसे इकाई लिख रहा है, एकांक क्षेत्रफल ले लिया आपने, यानी कि मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर का है ये, और इस एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो साउंड की एनर्जी गुजरेगी, वो बेटा साउंड की इंटेंसिटी बताएगी, कितना इंटेंस साउंड है। अब सोचो, इस एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड थोड़ी सी साउंड एनर्जी निकले तो बोलेंगे कम इंटेंसिटी का साउंड है, बहुत ज्यादा निकल जाए तो बहुत ही इंटेंस साउंड है। जैसे कि आप क्या करो, इतना सा आपने क्षेत्रफल लिया और आपने कहा हेलो, तो आपके मुंह से जो साउंड निकला उस इससे पास किया। अब आपने एक बहुत बड़ा स्पीकर लगा दिया, उस स्पीकर से जो साउंड निकलेगा, तो उसने भी जो उस स्पीकर से 1 सेकंड में जो साउंड पास करेगा इससे, वो तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पास करेगा, तो बहुत ही इंटेंस साउंड है वो। तो इंटेंसिटी जो है वो क्या है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में पास करने वाली ध्वनि ऊर्जा। ये देखो इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन ये होती है। ऐसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रकाश ऊर्जा को हम क्या कह देंगे, प्रकाश की इंटेंसिटी। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम कह देंगे ध्वनि की तीव्रता कह देंगे, ध्वनि की इंटेंसिटी कह देंगे।
तो इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास कर रही है, तो जो भी एनर्जी पास करेगी उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी वो। ठीक है। अच्छा, नोट मैंने आपको बता ही दिया आज कि नोट क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच क्या होता है, आवाज का पतलापन या मोटापन। म्यूजिक वो साउंड जो रिच क्वालिटी का हो, जिसे सुनने में आपको बढ़िया लगे, है ना, वो हमारा म्यूजिक कहलाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत ही रिच हो, कान को एकदम से मजा आ जाए, लगे कि भाई साहब गाने चला दो 1 घंटे हल्की सी आवाज में, बस वो गाने जो हैं वो उसके ना हो, ढिंचक पूजा वाले नहीं होने चाहिए, वो फिर वो पुअर क्वालिटी में आ जाएगा वो। ये करो, ललित किशोर वर्मा, शेखर, मनीष, कोमल, दीप्ति, करो बेटा ये। हम्म। सर आप एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, कौन से पेपर निकाले हो? साउंड मूव्स विद हायर वेलोसिटी। ध्वनि उच्च वेग से गति करती है। साउंड मूव विद हायर वेलोसिटी इफ प्रेशर ऑफ मीडियम डिक्रीज। प्रेशर का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ध्वनि की चाल पर, है ना। टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज करेगा तो बढ़ जाएगी। अब ये नहीं खाली बी पर टिक लगा के आ जाओ, अगला भी देख लिया करो। ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम इज इंक्रीज, यस, तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन, है ना। तो डी पर टिक लगा देंगे। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है और टेम्परेचर के बढ़ने पे भी। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है कि वो खुद भी सिलेक्टेड हो। हालांकि आप हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाते हैं, आपके मैडम तो नहीं पढ़ा रही है, सर पढ़ाते हैं, अगर सत्येंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो भी सिलेक्टेड ही है। मैंने खुद वो पेपर निकाला है साइंटिफिक असिस्टेंट का, जिसमें केवल 2 ही वैकेंसी थी मेरी कैटेगरी में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ही कोई टीचर बनेगा, क्योंकि टीचर को भैया एक सब्जेक्ट आता है, तो अपने सब्जेक्ट में हो सकता है कि बहुत बढ़िया हो, अदर नहीं आते उसे, तो इसलिए उसका पेपर नहीं निकल पाया हो, या उसने हो सकता है कि दिया ही ना हो। जैसे काजल मैडम ने कभी दिया ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पेपर देने ही नहीं है, उन्हें अपने सब्जेक्ट पे ही कमांड होती है, उसका ही देना है। तो ठीक है, हम लोगों ने शुरू में तैयारी करने आए थे, हम बाद में हमारा टीचिंग में इंटरेस्ट ज्यादा बन गया, तो हमारी नौकरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई टीचर हो सकता है कि मैथ में बहुत धुरंधर हो पर उसे इंग्लिश और रीजनिंग नहीं आती, तो उसकी नौकरी थोड़े ना लग जाएगी, पर इसके अलावा उसका मैथ थोड़े ना छोटा हो जाएगा इससे, है ना। तो डिपेंड करता है कि कई बार जितने भी सिलेक्टेड लोग होते हैं वो वही होते हैं जो स्टार्टिंग में पहले तैयारी करने आए होते हैं, लेकिन मान लो उनका पेपर रिजल्ट आने में डिले हो गया, या बीच में उन्हें टीचिंग का मौका मिल गया, फिर उन्हें टीचिंग में इतना मजा आने लगा। जैसे हम लोग, जैसे मैं अपना बताऊं, जब मैं गया ऑफिस एक ऐसे देखने की चलो ज्वाइन किया जाए कि नहीं किया जाए बाद की बात है, क्योंकि दिल्ली में ही मिल रहा था आर के पुरम में, तो मुझे लगा यार यहाँ आया बिल्कुल एकदम बोरियत सा वाला ऑफिस, सरकारी ऑफिस एकदम बिल्कुल लग रहा है एकदम कोई मजा ही नहीं। उसके बाद जिससे भी जा रहे हो सबको सर सर बोल रहे हो, भाई वहां तो सब आपकी ऊंची पोस्ट पे ही है ना, कि बहुत सारे लोग होंगे वहां पे मिल रहे हैं, सबको सर सर कर रहे हो, कोई डायरेक्टर मिल रहा है, कोई अंडर सेक्रेटरी है, कोई कुछ है। और अपने कोचिंग में जब पढ़ाते हैं हम ऑफलाइन मेनली, हम बाहर निकल रहे हैं सुबह शाम तक, बच्चे यस सर कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, वहां अलग भोकाल चल रहा है। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो फिर उन्हें सरकारी नौकरी बहुत छोटी लगने लगती है। तो वो डिपेंड करता है कई बार कि कुछ लोग प्रॉपर टीचर ही होते हैं तो वो जॉब नहीं लेते हैं, है ना, तो उनका अपना सब्जेक्ट बढ़िया होता है, तो इसलिए वो अदर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई बंदा यूपीएससी पढ़ा रहा था आपको, आप खुद को आई से नहीं बने, भैया आई इसलिए नहीं बना क्योंकि पता चला कि उसका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, वो ज्योग्राफी में इतना बढ़िया, इतना ज्यादा पढ़ने लगा कि उसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं किया, या उसने उसमें इतना काम ही नहीं किया। तो टीचर में और सिलेक्टेड में फर्क होता है भाई, इन्हें रिलेट नहीं करना चाहिए। और हम तो ऐसा नहीं है कि हम खुद हो गए तो हम दूसरों को ऐसा करने लगे, हम जो सही बात है बताएंगे।
कुछ लोग क्या करते हैं, जो खुद हो जाते हैं ना, फिर वो बाकी अरे देखो खुद तो लगा नहीं, आपको लगवा रहा है। हमने कभी नहीं करा, आप कहा आपसे ऐसा, और ना कोई ढंग का आदमी कहेगा ऐसी बात, क्योंकि टीचर होना अलग चीज है, वो अलग है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे लिख करेंगे हम, एक बार ऐसे ही एक बच्चे ने कुछ बोला था टेलीग्राम पे, अगर बहुत पुराना कोई बच्चा जुड़ा हो, मैंने एक बार टेलीग्राम पे अब से 3-4 साल पहले कम से कम 7 से 8 एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर डाले थे टेलीग्राम पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है। रेलवे में 100 में से किसी में 87 नंबर आ रखे हैं, किसी पेपर में किसी में 84 आ रखे हैं। एसएससी के सीजल 17, 18, 19 सब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो पहले तो मुझे बड़ा शौक था पेपर देने का, अब तो खैर एज हो गई है तो इसलिए हम फॉर्म भर नहीं पाते, 30+ हो गई ना। पहले तो मैं देता रहता था कि बच्चा पेपर में कैसा फील करता है, वो किसी क्वेश्चन को पढ़ के कहाँ कहाँ गलती करता है। जैसे मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि जैसे आपने सबसे ज्यादा गलती हमारे से होती है जहां पे लिखा होता है कि इनकरेक्ट असत्य बताइए, क्योंकि हमारे से खुद से गलती हो जाती है, ठीक है। तो जो हमने देखा यहाँ पे कि भाई असत्य वाले क्वेश्चन बड़े बड़े गड़बड़ होता है, हमने एग्जाम रूम के अंदर बैठ के फील किया इस चीज को। या दूसरा क्या होता है, कई बार सिली मिस्टेक, मुझे कितनी बढ़िया फिजिक्स आती हो, मैंने कई पेपर ऐसे दिए जिसमें फिजिक्स के 100 क्वेश्चन आते हैं और मैं खुद अपने आप से 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से गलत करके आ गया हूँ। या तो ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, या बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन करना, ईगो पे ले गया, फटाफट फिजिक्स का है तो जल्दी करना है ना। ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट में 100 नंबर की फिजिक्स आती है जो एसएससी का पेपर होता है, या आईएमडी का निकलेगा ना, जो बीएससी फिजिक्स वाले भर सकते हैं उस बच्चे फॉर्म से, तो अपने से भी गलत हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस से क्या गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक से क्या हो सकता है, पढ़ने में क्या गलती हो सकती है। तो इस चीज को पहले बच्चा क्या प्रेशर फील करता है, अगर 4-5 शुरू के क्वेश्चन ना आते हो तो अच्छा तैयारी के बाद भी उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो यह बच्चे से ज्यादा कमी कहां पे होती है, जो प्रैक्टिस सेट करे बिना जाता है, सबसे ज्यादा गलती वो बच्चा करके आता है कि आपने केवल थ्योरी पढ़ते तो रहे, लेकिन आपने कभी टेस्ट सीरीज लगाई नहीं। आप अगर बिना 50 टेस्ट दिए अगर पेपर देने जा रहे हो तो सिली मिस्टेक 7-8 होंगी, और टेस्ट सीरीज लगा के जाओगे तो सिली मिस्टेक 1 आधी होगी। तो वो चीज रिड्यूस करने के लिए सिली जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, जो आती हैं तब भी गलत हो जाते हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करके जाने चाहिए। तो चीजें पता है, कितने पेपर दिए खुद से, लेकिन खैर अब हम ज्यादा बताते नहीं बच्चों को, ज्यादा बच्चों को बताओ ना, बच्चों को लगता है कि फालतू का ज्ञान क्यों दे रहे हो, पढ़ा लो। तो इसलिए हमने आज के लिए केवल पढ़ाने की बात करते हैं। ये आज एक्स्ट्रा क्लास लग रही है आपकी सैटरडे को, तो इसलिए हमने कहा चलो बता देते हैं आज। तो एक लिखेंगे बेटा हम, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। और सत्येंद्र जो है केमिस्ट्री वाले हमारे, वो तो पहले एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप लिख के पूरा प्रॉपर बिना तारीख डाले जेब में रख के चलते थे वो, कि ऑफिस में जिस दिन भी किसी ने कहा कुछ भी कि भैया आप छुट्टी ज्यादा लेते हो, कुछ भी, वो क्लास में ज्यादा उनका फोकस रहता था कि उस दिन ही रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा देंगे। तो बढ़िया नौकरी करी उन्होंने तो, मस्त एकदम। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। देखो बेटा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड जो है, पहले मैं आपको उन पेपर के हिसाब से बता रहा हूं जिनमें इसका जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। अच्छा, एक इसका मैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, ये किस ईयर दिया गया ये मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, एक बार चेक करना भाई कोई बच्चा, शायद 1842 है क्या, ये गूगल से चेक करना पड़ेगा। ये इसका ईयर ना एक बार पूछ रखा है पेपर में एसएससी में, तो ये ईयर वियर थोड़े से याद करने मुश्किल होते हैं कई बार। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड was given Hmm, 1842 ही है, ठीक है। ये भाई ईयर लिख लेना कि आप तो दोबारा पूछ ले। अच्छा, जिन पेपर में ये सीजल मेंस के पेपर में आ रखा है, एक बार ये 3 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हो, ईयर पूछ लिया उसने, तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन पता नहीं कौन बना रहा है, ईयर हिस्ट्री के लिए होते हैं पूछने के लिए। अब जिनमें इससे न्यूमेरिकल नहीं आता पहले वो देख लो, सही ना, 1842। हाँ, एक कह रहा सर ऐसे ही कुछ कुछ बताते रहिए सर अरे पढ़ ले भाई पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में।
मास्टर तो अपने टाइम पास करके निकल जाएगा। तुम्हारा सिलेक्शन तो ना जो तुम सीखोगे ना उसी से ही होना है, एक ज्ञान की बातों से नहीं होना। अब यहां मान लो कि आप खड़े हैं, ऐसी बातें केवल उस दिन की जाएंगी जिस दिन सैटरडे को क्लास लगेगी, मंडे टू फ्राइडे नहीं होंगी ऐसी बातें, है ना। मंडे टू फ्राइडे केवल फिजिक्स की बात होगी। अच्छा यहां देखो, ये बेटा मान लो कि कोई गाड़ी है, इसके ऊपर एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, इससे कोई साउंड निकल रहा है और आप इससे कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड क्या कहता है, इससे मान लो मैं यहां पर आराम से खड़ा हूं और मेरे सामने गाड़ी भी रुकी हुई है, दोनों रुके हुए हैं, गाड़ी भी और मैं भी, और उससे कोई साउंड आ रहा है और साउंड से जो साउंड निकल रहा है मान लो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी बेटा मान लो कि जैसे अभी मैंने मान ली कि वो है 500 हर्ट्ज। तो मेरे कान, ये मैं भी रुका हुआ हूं और ये भी, तो यहां से साउंड मेरे कान में पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है। लेकिन अगर मैं इस साउंड की तरफ को भागने लगूं, सोर्स ऑफ साउंड जैसे साउंड निकल रहा है, या ये साउंड मेरी तरफ को भागने लगे, तो मुझे उसकी जो बेटा फ्रीक्वेंसी है ना वो पहले सब हाई महसूस होगी। मेरे कान को भी ये पहले के मुकाबले उच्च आवृत्ति की ध्वनि लगेगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मुझे इसकी पिच, इसका तारा, तो इसकी आवाज थोड़ी सी पहले के मुकाबले पतली लगेगी। जब कोई साउंड आपकी तरफ को भागते हुए आता है, आप उसकी तरफ को भागो, तो ओरिजिनल से थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड महसूस होता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसकी जो पिच है, जो तारा था वो पहले से हाई महसूस होगा, हाई। लेकिन अगर आप इससे दूर भागने लगे या ये आपसे दूर भागने लगे, तो आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 500 से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड महसूस होगा, फ्रीक्वेंसी भी लो लगेगी और पिच तो लो ही जाएगी, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आपको आवाज थोड़ी मोटी लगेगी पहले की अपेक्षा। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, तो उस ट्रेन से जो साउंड आ रहा है इस खड़े हुए व्यक्ति को उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले लो लगेगी या हाई लगेगी। तो बेटा आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, कोई साउंड अगर आपकी तरफ को आएगा तो आपको पहले के मुकाबले उच्च आवृत्ति का साउंड लगेगा, यानी उसकी पिच आपको हाई लगेगी। ऐसे ही जब आप उससे दूर जाओ या ये आपसे दूर जाए तो आपको फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों लो महसूस होती हैं। तो अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूर जा रही हो, आप महसूस करना, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े, कोई ट्रेन जब दूर जा रही है ना, उससे वो बज रहा भौं, वो ट्रेन दूर जब जाती है ना, उससे जो आवाज निकलती है ना साउंड की, वो थोड़ी सी मोटी सी आवाज लगती है। जब ट्रेन नजदीक आती है प्लेटफॉर्म की, जब भोपू बजता है तो थोड़ी सी तीखी आवाज लगती है, पतली आवाज लगती है, हाई पिच की महसूस होती है। तो जो रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू मोशन बिटवीन लिसनर एंड सोर्स ऑफ साउंड, इसे बेटा हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। तो द apparent change in frequency due to relative motion between listener and source of sound is called Doppler effect of sound। आवर्ती में जो आभासी परिवर्तन है, जो ध्वनि की जो आवर्ती में जो परिवर्तन हो रहा है, लिसनर यानी कि श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच के सापेक्ष गति की वजह से, इनके नजदीक आने या दूर जाने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आपको एक्चुअल के मुकाबले हाई या लो महसूस हो रही है, उसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर हिंदी में लिखवा दूंगा। द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन लिसनर एंड source of sound is called Doppler's effect of sound। हिंदी में लिखेंगे, श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच की सापेक्ष गति से श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच की सापेक्ष गति से ध्वनि की आवर्ती में होने वाला
आभासी परिवर्तन ध्वनि का डोपलर प्रभाव कहलाता है। ध्वनि का, एक डोपलर नाम का साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए डोपलर इफेक्ट करें, ध्वनि का डोपलर प्रभाव कहलाता है। ध्वनि का डोपलर प्रभाव कहलाता है। यानी कि जो हमारा लिसनर है और जो सोर्स ऑफ साउंड है, श्रोता है और ध्वनि का स्रोत है, इनके बीच के रिलेटिव मोशन से कि नजदीक आने या दूर जाने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में, जो आवृत्ति में जो आभासी परिवर्तन हो रहा है, उसे हम कहते हैं ध्वनि का डोपलर प्रभाव। इससे क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, ये बताना एक बार, इस वाले में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बताना। और इसका न्यूमेरिकल जब करेंगे फॉर्मूले से आपको और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा ये बात क्वेश्चन, लेकिन जितना मैंने आपको बताया है उस आधार पे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्या आंसर होगा? हम्म इसने क्या लिखा है? डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट। क्या डॉपलर प्रभाव किससे स्वतंत्र है? बेटा डॉपलर इफेक्ट क्या है कि आप सोर्स की तरफ भागे, सोर्स आपकी तरफ को भागेंगे तो फ्रीक्वेंसी जब आपको लो या हाई महसूस होगी, सब कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई सोर्स कितनी तेजी से भागते आ रहा है या लिसनर कितना तेज भाग रहा है, उनके बीच की दूरी क्या है वो उससे मतलब नहीं है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। अब जो आपको हमने क्वेश्चन बताया, अब इसका इससे न्यूमेरिकल देखो। कहाँ बताया था भाई डॉपलर इफेक्ट, कहाँ चला गया? अब देखो, अब मान लो कि जो साउंड है इसे, ये जो सोर्स है इससे साउंड निकल रहा है 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं इसके तरफ को भागूं या मेरे तरफ को भागे, फ्रीक्वेंसी हाई महसूस होगी, 500 ज्यादा लगेगी, पर कितनी? 520 के 550। अगर ये दूर दूर भागे तो फ्रीक्वेंसी लो लगेगी, 500 से कम आएगा आंसर, 490 के 470। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसे ध्यान समझना। देखो ये बेटा मान लो कि लिसनर है, ये सोर्स है जहां से साउंड निकलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर ये नजदीक जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई महसूस होगी, दूर जाएंगे तो लो महसूस होगी, ये हमें पता है, ठीक है। और वो एग्जैक्ट कितनी लगेगी उसकी हम बात करते हैं क्लास में। तो बेटा जो आभासी फ्रीक्वेंसी होगी इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल टू होता है वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। या इन सबका मतलब समझना, यहाँ पे एफ वो है जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो इससे निकल रही है वास्तविक आवृत्ति, एफ है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वास्तविक आवृत्ति, और एफ डैश वो फ्रीक्वेंसी जो आपको महसूस होगी, यह अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपको निकालनी होती है नॉर्मली, अपरेंट फ्रीक्वेंसी आभासी आवृत्ति। तो पेपर में आपको एक्चुअल बता देगा कि भाई 500 या 1000 है तो कितनी महसूस होगी, आपको एफ डैश निकालना है।
तो एक्चुअल जो होगी वो एफ आपको मिलेगी, आभासी आपको निकालनी पड़ेगी। पर लेकिन बाकी बीच में क्या क्या है फॉर्मूले में, जो खाली वी लिखा है मैंने, ये भी है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। ये भी आपको पेपर में देगा कि 340 माननी है कि 330 माननी है। ये स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की चाल है। ये वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर जो है ना, ये ऑब्जर्वर, ये जो लिसनर है जो सुन रहा है, इसकी स्पीड है ये। ऑब्जर्वर या लिसनर, जो भी कहना चाहो इसे, ऑब्जर्वर या लिसनर की स्पीड, ये ऐसे लिखो। ये वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या लिसनर। और वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स जो है, स्पीकर जो है कितना तेजी के साथ भागेगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये स्रोत की का वेग, ये श्रोता का वेग। तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई बड़ा खेल है नहीं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। अब मान लो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में दे दी 500 है, तो मैंने 500 लिख दिया। साउंड की स्पीड जो देगा यहाँ पे लिख दूंगा 330 से 340। ऑब्जर्वर की स्पीड यहाँ लिख दूंगा, साउंड की फिर से स्पीड आ गई, फिर से 330 से 340 देगा वो लिख दूंगा, और यहाँ सोर्स की स्पीड भी लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है सभी को, ये लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं आज की क्लास में, कि बेटा जो ऑब्जर्वर और साउंड जो है ना, ये तो नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, तो नजदीक आ रहे दूर जा रहे उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये वी और वी एस है, ये यानी कि जो ऑब्जर्वर और ये जो आपका बेटा सोर्स है, इनकी जो वेलोसिटी है, ये अगर नजदीक आ रहे होंगे एक दूसरे के, तो आपको बेटा इनकी वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, अरे दूर जा रहे होंगे तो वैल्यू लेनी है नेगेटिव। तो नजदीक आने पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और दूर जाने पर लेंगे नेगेटिव वैल्यू। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, ये फॉर्मूला साइड में लिख लो। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, खड़ा हुआ है जमीन पर, और इसकी तरफ को एक स्पीकर भागते हुए आ रहा है, और ये बेटा जो स्पीकर भागते हुए आ रहा है, इससे जो साउंड निकल रहा है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और ये जो भागते हुए आ रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर एक स्पीकर 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, तो उसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या महसूस होगी, और इस स्पीड ऑफ साउंड आपको 340 लेनी है। ध्वनि की चाल आपको माननी है कि आप 340 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि 4 ऑप्शन आपके पास पेपर में होंगे कि ये व्यक्ति खड़ा है, इसकी तरफ को स्पीकर भागते हुए आ रहा है 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 500। तो जैसे जो आभासी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी महसूस होगी, वो आप टिक किस पे लगाओगे, 500 पे, 500 से कम वाले ऑप्शन पे, 500 से ज्यादा वाले ऑप्शन पे। तो पहले तो हम ऑप्शन का ही यूज करेंगे, बाकी एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे बाद में। तो पहले बताओ किस पे टिक लगाना पसंद करोगे, कमेंट कर पा रहे हो भाई तुम, क्योंकि टाइम तो हो गया है। ये क्वेश्चन करते हैं आज, क्योंकि ओहो कमेंट सेक्शन बंद हो गया है, कोई नहीं, चलो मैं करा देता हूं। तो आप कहोगे सर कि हमारा आंसर जो होगा 500 से ज्यादा। जब स्पीकर इधर को भागते हुए आएगा, तो यानी कि जब नजदीकियां बढ़ती हैं, ये तो स्पीकर इसकी तरफ को भागे या ये इसकी तरफ को भागे या दोनों एक दूसरे की तरफ को भागे, तो फ्रीक्वेंसी हाई महसूस होती है, यानी हमारा आंसर 500 से ज्यादा आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन है 500 से ऊपर वाला ऑप्शन होगा उस पर टिक लगा देना। कई बार हो सकता है कि ऑप्शन से आपका काम हो जाए। बाकी अगर 2 ऑप्शन 500 से ऊपर के हैं तो आप निकाल लो आभासी फ्रीक्वेंसी v प्लस वी नोट अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। तो v क्या था, साउंड की स्पीड 340 है। ऑब्जर्वर क्या है बेटा, ये रेस्ट पे रुका हुआ है, तो इसकी स्पीड तो 0 हो गई, ठीक। फिर नीचे क्या, साउंड की स्पीड 340। सोर्स जो है इस 36 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा है, तो इसे मीटर पर सेकंड बदल लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये नजदीक जा रहा है तो इसकी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, दूर जाता तो नेगेटिव लेते। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, तो ऊपर आ गया 340, नीचे 340, अरे हाँ 340, और 340 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 330, मुझे लगा ये 50 हो गया, इंटू 500, 0 गया, तो हमारे पास कितना है 34/33 गुणा 500। वैसे भी आप समझना कि 34 को 33 से काटेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो आंसर आएगा मेरा 500 से ज्यादा। तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, कितना आएगा, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं अभी हम यहाँ पे। 500 गुणा 34 डिवाइडेड बाय 33, तो 515.15 आ गया, यानी 5
515.15 देख रहे हो 500 ज्यादा आंसर आया कि नहीं आया है? 500 ज्यादा। अगर आप इस ऑप्शन में एक चीज और देखें, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से भाग रहा है, सोर्स कितनी स्पीड से भाग रहा है, साउंड की स्पीड क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो तो फॉर्मूले में है ही नहीं, है ना। मोर देन 500। अच्छा कमेंट कर पा रहे हैं आप? मेरे में तो कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, आपके में आ रहा है, बढ़िया है। 515.15 आंसर आ गया, ठीक है। चलो कल की क्लास, परसों क्लास में, कल तो क्लास नहीं होगी, संडे को ऑफिस बंद रहता है, तो हमारे पास की वगैरह नहीं आ पाएंगी, वरना तो मैं आपकी क्लास कल भी ले लेता। तो कल कोई लड़का, सबकी छुट्टी होती है भाई, सबको छुट्टी चाहिए भी एक दिन की ना, तो मैं तो घर से खैर क्लास लेता हूं, मैं तो ले सकता था, पर कल जो हमारे पास एक क्लास को चलाने के लिए की बनती है, तो वो टेक्निकल टीम नहीं आएगी, तो वो हमारे पास की नहीं भेज पाएगी। तो अब हम मिलेंगे परसों की क्लास में, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे स्टार्ट कर देंगे। तो 2 क्लास लगभग लगेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद में साइंस 24 वाले जो बच्चे हैं उनका केवल एक ही चैप्टर बचेगा, फिर उन्हें अलविदा कह देंगे, हम टाटा बाय बाय कहेंगे। बहुत दिन उन्होंने लंबा साथ दिया हमारा। तो कोई क्वेश्चन रह ना जाए सिलेक्ट करे बिना। ठीक है, आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं परसों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।